Hello students, I am Shivani Anand, your science teacher. Our today's topic is regarding chemistry theory paper, sample paper of the year 2003-2004. So without much delay, let's start our today's video. Now starting from section A students, it is of MCQs based questions. So our first question is, which of the following solutions have highest conductivity at 298 Kelvin or 25 degrees Celsius? Students, your options are given on the whiteboard. 0.01 molar HCl, 0.1 molar HCl, 0.01 molar acetic acid, 0.1 molar acetic acids. Now students, आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया हुआ है. दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ मूवेबल आयंस है. मूवेबल आयंस मतलब आयंस जो मोशन कर सकते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जा सकते हैं. तभी तो जब चार्ज्ड स्पीशीज मूव करेगी, जब आयंस मूव करेंगे, तभी तो सॉल्यूशन कंडक्टिविटी एग्जिबिट करेगा. सो सारी की सारी कंडक्टिविटी इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जो भी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसके अंदर जो आयंस हैं कितने हैं, वो नंबर ऑफ आयंस. डायरेक्टली स्टूडेंट्स, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो यू आर इन +2, आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये साइन का मीनिंग पता है. सो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोबाइल आयंस और मूवेबल आयंस. जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. एंड ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मूविंग आयंस. स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई हैवी हेल्दी पर्सन है, वो भागने में वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अगर कोई लीन पर्सन है. उसी तरह से अगर हमारे पास सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है अगर वो काफी लेंथी आयन है, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो वो मूव तो करेंगे बट कम स्पीड से करेंगे. कम स्पीड से करेंगे तो कंडक्टिविटी भी उनकी कम होगी. सो दीज आर द मेजर टू फैक्टर्स on which conductivity of any solution depends. अब इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. देखो 0.01 मोलर है, ये भी 0.01 मोलर है, लेकिन ये 0.1 मोलर है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन है. नंबर ऑफ मूवेबल आयन मतलब उनकी कंसेंट्रेशन, ठीक है. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है. कैसे पता चला, मैंने कैसे इनको साइड पे मतलब इनको कैसे इनकी कंसिडरेशन को कैंसिल आउट मैंने कैसे किया, बिकॉज आई हैव लुक्ड एट द कंसेंट्रेशन, ठीक है. मुझे पता है कि कंसेंट्रेशन तो इनकी ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी भी इन्हीं की, इन दोनों में से किसी एक की ज्यादा होगी. अब इन दोनों में से देख के हमें पता है कि इनकी डिसोसिएशन इस तरह से होगी. HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली. इसका जो अल्फा डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो ऑलमोस्ट 98% है, ठीक है, ऑलमोस्ट विच इज ऑलमोस्ट 100%. तो ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है. और इसका साइज भी कम है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बहुत ही कम है, 10%, ठीक है. मतलब ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. तो और अगर कर भी जाता है तो इसमें से एसिटेट आयन जो है इसका साइज ही कम ज्यादा है, तो ये भाग भी नहीं जल्दी तेज पाएगा, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी. सो इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए हमारा राइट आंसर है ये 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन. उसका रीजन क्या है, कंसेंट्रेशन दोनों की सेम है, लेकिन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा. इट मींस अगर इसके मैं 100 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ तो 100 में से 98 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट ही कर रहे हैं, ठीक है. और लेकिन दिस एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, ठीक है. तो 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ तो सिर्फ 10 डिसोसिएट कर रहे हैं, 10 आयंस बन रहे हैं, बाकी के 90 तो आयंस ही नहीं बन रहे. तो जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो उनकी कंसेंट्रेशन कम होगी ना एक तरह से, ठीक है. और बन भी रहे हैं, जो आयंस बन भी रहे हैं उनका साइज इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो इन दोनों में से स्पीड भी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है. तो इसी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. क्लियर. मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज, student, question number 2 is identify the reactants A and B for this reaction. Now students, इस reaction में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, कीटोन है, ठीक है.
तो ये है क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन रिएक्शन बिकॉज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है. सो इसके रिएक्टेंट्स ढूंढने की एक ट्रिक होती है. वो ट्रिक ये है, आपने डबल बॉन्ड के अक्रॉस इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है. जिस पार्ट के पास ऑक्सीजन है उसको हमने पेंडिंग हाइड्रोजन्स दे देनी है. जिस पार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है उसको हमने डबल बॉन्ड ओ दे देना है. ठीक है. तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएगा ए बेंजल्डिहाइड और बी आ जाएगा एसिटोफिनोल. क्लियर? मूविंग ऑन. Vitamins which can be stored in our body are vitamin A, B, D and E, vitamins A, C, D and K, vitamin A, B, C and D, vitamins A, D, E and K. So students, यहाँ पे हमारा जो right option है that is D option, vitamins A, D, E and K because they are fat soluble. Fat soluble. विटामिन. स्टूडेंट्स ये हमने व्हेन आई वाज इन माय 9th 10th तो हमने फिजिकल एजुकेशन में भी ये हमने लर्न किया हुआ था कि कौन से विटामिन फैट सॉल्यूबल हैं और कौन से वाटर सॉल्यूबल. जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं दे गेट फ्लश्ड आउट एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन दे गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी कंटेन्स हाईली फैट्स कंसंट्रेशन. सो ये बेसिकली लर्निंग क्वेश्चन है. आपको लर्न ही करना है कि दीज आर द पर्टिकुलर विटामिन दैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ fat. Okay, these are A, D, E and K. Moving on to our fourth question, which is what is the IUPAC name of a ketone A which undergoes iodoform reaction to give this compound and yellow precipitate of iodoform is formed. Now students, clearly question को देख के हमें पता चल, options हमें दिए हुए हैं, questions को देख के हमें पता चल रहा है कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन की एग्जाम्पल है. मतलब जिन्होंने आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी होगी दे विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई इट. चलो आओ हम देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक तरह से दो क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं. एक तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, दूसरा उस आयोडोफॉर्म रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका आईयूपीएसी नेम, मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी आपको आपका रिवाइज होगा या उसका भी आपका क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो देखो, अब हमें पता है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन होती है. आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज ऑफ मिथाइल कीटोन. मिथाइल कीटोन्स. ठीक है. अब मिथाइल कीटोन्स में से जो मिथाइल का पार्ट है वो ही ये बनाता है दिस आयोडोफॉर्म CHI3 येलो प्रेसिपिटेट बनाता है. ठीक है. अब देखो, और जो कीटो ग्रुप है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है. द कीटो ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिकॉज ये एक तरह से ऑक्सीडेशन भी है. ठीक है. दोबारा देख लो, हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट हमें गिवन थे दिस एंड दिस. हमें बताना था कि रिएक्टेंट क्या है और रिएक्टेंट ए का हमें आईयूपीएसी नेम बताना था. ठीक है. तो आईयूपीएसी नेम बताने से पहले हमें ये तो पता हो कि वो रिएक्टेंट क्या था. तो वो रिएक्टेंट ढूंढने के लिए ही हमने पूरा प्रोसेस किया है. देखो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हमें पता है मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन होती है, मतलब एक जो मिथाइल पार्ट है वो उठ के आयोडोफॉर्म बनेगा. ठीक है. और जो कीटो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा. ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है कीटोन्स की. तो अब देखो आपने क्या करना है, देखो पूरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें पता है उस प्रोडक्ट में से जो ये वाला पार्ट है COONA कार्बोक्सिलिक पार्ट, वो तो कीटो में ही कन्वर्ट होगा. ठीक है. वापस रिवर्स जा रहे हैं हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो उसको तो COONA पार्ट को तो मैंने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. बाकी अभी एज सच ही है, बाकी मैंने एज सच ही लिखा. ठीक है. ये जो CH3 ब्रैकेट में उसको ड्रॉप डाउन करके ऐसे लिख दिया. सॉरी. ठीक है. अब बचा, क्योंकि मिथाइल कीटोन का है, इट मींस एक मिथाइल और कीटोन भी और मिथाइल भी है, तो ये वाला तो पार्ट होगा ही होगा जो कि उठ के ये बना था आयोडोफॉर्म. ठीक है. सो यहाँ से अब मुझे अपना रिएक्टेंट मिल गया. ठीक है. दोबारा देख लो, हमें प्रोडक्ट दिए हुए थे. ठीक है. प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट की तरफ जाना था और रिएक्टेंट का आईयूपीएसी नेम बताना था. ठीक है. अब हमें देख के पता चल रहा है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है और आयोडोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन, मिथाइल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है. अब ऑक्सीडेशन से हम जब पीछे जाएंगे तो पीछे जाना तो रिडक्शन ही होता है ना. तो
हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप ही था पहले रिएक्टेंट में, और कीटो ग्रुप में जो हमारा आयोडोफॉर्म बन के निकला था, वहां वो वाला जो कार्बन है वो इसके साथ ही जुड़ा है, क्योंकि मिथाइल कीटोन बनाना है ना हमने। मिथाइल कीटोन का मतलब होता है कि एक मिथाइल ग्रुप है, बाकी वो कुछ भी चेन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारा रिएक्टेंट मिल गया, बाकी तो एज सच ही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखो, क्योंकि कीटो ग्रुप मेन यहाँ पे है, ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। दिस इज 1 2 3 4 5, मेन ग्रुप पेंटेन है, ठीक है। अब देखो इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है, पेंट, 3 पे इन ग्रुप है और 2 पे ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। सो ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो द आंसर इज 3 मिथाइल पेंट, 3 इन, 2 ओन। ओके, क्लियर? Moving on to our fifth question, which is, which of the following is not correct statement? A, in haloarenes, electron pair on halogen is in conjugation with pi electron of the ring. The carbon magnesium bond is non-polar and covalent in nature. C, during SN1 reaction, the carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized is planar. Out of this and this, our second part is more reactive towards SN1. अब स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इन स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट, इन हेलोअरीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद द pi इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग, एंड दिस इज ट्रू बिकॉज हमें पता है कि हेलोअरीन्स में जो हमारे पास हेलोजन एटम होता है रिंग का, दिस इज, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर करवा देता है रिंग के, और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी समवट लाइक दिस। उसके बाद पूरी की पूरी कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलती रहेगी, ठीक है। ये रेजोनेंस जो है ये चलती रहेगी, ठीक है। लास्ट पे ये फिर से वापस आ जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन तो है, ये हो गया ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज नॉन पोलर एंड कोवेलेंट इन नेचर, ये फॉल्स है, बिकॉज कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, बिकॉज मैग्नीशियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एंड कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यू कैन से बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है और कार्बन पे, सॉरी मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। सो ये एक पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर नहीं है। सो आपसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। बट हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो, during SN1 reaction कार्बोकेटाइन formed in a slow step being sp2 hybridized is planar. Yes, that is true. जो कार्बोकेटाइन होता है वो sp2 hybridized होने की वजह से planar होता है, like that. ये जो 3 बॉन्ड है ये प्लेन में होते हैं, और ये जो p ऑर्बिटल है, जो वेकेंट ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इसके दोनों लोब्स आते हैं, ठीक है। तो ये प्लेनर है, ये ट्रू है। उसके बाद उन्होंने आपको 2 कंपाउंड दे दिए, ठीक है। इन दोनों में से बताना है, उन्होंने बोला कि जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन है, और ये भी ट्रू है बिकॉज SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जब ये Cl इसमें से बाहर निकलेगा तो यहाँ हमारे पास एक तरफ रिंग है, ठीक है, यहाँ पे लाइक दैट, ये हमारे पास, ठीक है। तो जो ये फिनाइल रिंग है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगी रेजोनेंस की वजह से, तो ये जो कार्बोकेटाइन का की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये एक तरह से इसकी सफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो ये बिल्कुल सही है। This statement is true. The false statement is option number B. The CMG bond is non-polar. This is false because CMG bond is polar bond. Moving on to our sixth question. Match the properties with elements of 3D series. Lowest enthalpy of atomization, shows maximum number of oxidation state, transition metal that doesn't form current compounds, and your options are this:
स्कैंडियम, मैंगनीज, जिंक एंड टाइटेनियम। नाउ स्टूडेंट्स, 3D सीरीज में हमें ये प्रॉपर्टीज दे दी और ये एलिमेंट के नेम दे दी और हमें मैच करना है कि कौन सा किसके लिए सूटेबल है। अब आपको 3D सीरीज की ये मैंने हर एटम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी। आर्गन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, पहले 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये लिख दी। ओके, अब देखो स्कैंडियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2, तो इसकी मोस्ट यू कैन से मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की। ठीक है, तो जब 3 पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये हो जाएगी 3D0 4s0। तो जब 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जंप कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब लोअर से ऊपर वाले ऑर्बिटल में कैसे चले जाएंगे? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन मतलब ये ऊपर जाएगा ही नहीं, तो कोई कलर ही नहीं शो कर पाएगा ये। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो इसलिए स्कैंडियम के लिए दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस थर्ड पार्ट, transition metal atom that doesn't form colored compound, that is scandium, because scandium की जो most probable oxidation state है वो scandium 3 positive है। scandium 3 positive में कोई भी 3D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो no colored compound will be formed. नेक्स्ट इज देखो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वो आपस में क्लिंग करेंगे ना। देखो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है उसके स्पिन के साथ उनका वो एंटी स्पिन जो है वो मैच कर जाएगा, उतनी वो क्लोजनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? दिस जिंक। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नहीं होती, वो सिंपल एटम के लिए होती है, तभी तो न्यूट्रल एटम की है ना, तभी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये हो जाएगा हमारा आर के पास चला जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर आर एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉर पी। ठीक है, अब बचा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है 3D सीरीज में जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड दिस इज मैंगनीज बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड। देखो ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 भी करेगा, +4 भी करेगा, +5 भी करेगा, +7 भी करेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। So this is our right pattern. So the answer is this. First I जो है वो R के साथ लिंक है, सेकंड जो है वो Q के साथ लिंक है, थर्ड जो है वो P के साथ लिंक है। जिस ऑप्शन के ऊपर ये सारे करेक्ट है उसको आपने टिक कर देना। ठीक है, क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर 7th क्वेश्चन। Which of the following statement is true? Molecularity of a reaction can be 0 or fraction. This statement is false students because molecularity जो है वो 0 और fraction कभी भी नहीं हो सकती। Molecularity it is the count of, it is the number of reacting particles that are colliding to form products. So ये 0 कभी भी नहीं हो सकती, ना ही fractional हो सकती है, तो ये तो false है। Next is molecularity has no meaning for complex reaction. Now this is true because complex reactions जो है they take place under multiple steps, मतलब वो एक स्टेप वन स्टेप रिएक्शन नहीं होती, तो उनमें मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता। ओके, बिकॉज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कुछ और है, स्लो स्टेप कुछ और है, तो वो that has no significance for complex reactions. Students, if you want to know the difference between molecularity and order, I have made a particular video on that. You can check the videos and you can watch the complete video on molecularity and order. Moving on to this question, molecularity is an experimental quantity. Now this is false because molecularity कोई experimental quantity नहीं है। अगर मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है H2 plus Br2 forms 2HBr, ठीक है, तो इसके लिए हमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी पता करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली इसको जज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली देखो दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन का और एक ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड का, तो टोटल इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, वो देख के ही पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी वेरी रेयर बट फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है। ठीक है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
ये स्टेटमेंट ट्रू है. Molecularity has no significance for complex reactions. Moving on to our 8th question, which is, in which of the following an aluminium halide ion is soluble? Options are ether, acetone, water, bromine, water. Now students, this is an aluminium halide. This is like this. Now अब ये पोलर है, ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. मतलब पोलर जो है कंपाउंड्स वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे. अब ये पोलर है ना, पोल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, और इन सब में से पोलर क्या है? वाटर. वाटर इज पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट, तो इसीलिए इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. सो द आंसर इज सी, वाटर. This is soluble in water. Okay. Moving on to our 9th question, which is question number 9. Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with the Lucas reagent? Your options are: turbidity will be observed within 5 minutes, no turbidity will be observed, turbidity will be observed immediately, turbidity will be observed at room temperature but will disappear after 5 minutes. Now students, what is Lucas reagent? Lucas reagent is 1:1 mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. मतलब हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है. एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड करना है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और एक में ऐड करना है हमने कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है. और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास होगा ल्यूकस रिएजेंट. अब स्टूडेंट, जो ल्यूकस रिएजेंट है, इट इज अ टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे एल्कोहल है 2-phenyl ethanol. 2-phenyl ethanol क्या होता है हमें पता है, इट इज दिस, like that. It will be this structure. Now students, 1 2 3 4, yes. So अब ये हमारे पास एक तरह से फिनाइल एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, तो ये क्या होगा? रिएक्शन होगी और ये टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी, बिकॉज फाइनली जब जिंक क्लोराइड और HCl इसके साथ रिएक्ट करेंगे ल्यूकस रिएजेंट में, तो इवेंचुअली ये लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर चला जाएगा और इसकी जगह Cl ग्रुप लग जाएगा, ठीक है. ये बाहर चला जाएगा और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. तो टर्बिडिटी अपीयर होगी आफ्टर within 5 minutes. So your right option is option A. Turbidity will be observed within 5 minutes. So question number 10th is, if initial concentration of a substance A is 1.5 molar and after 120 seconds the concentration of A is reduced to 0.75 molar, the rate constant of the reaction, if it follows zero order kinetics, is, your options are given here. अब स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट बताना है इस रिएक्शन का अगर ये जीरो ऑर्डर फॉलो करती है काइनेटिक्स को, और आपको जो गिवन कंसंट्रेशन है वो 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड्स के बाद हाफ हो रही है कंसंट्रेशन. देखो, देख के पता चला ना, 1.5 मोलर से 0.75 हो रही है, ठीक है. अब देखो यहाँ से हमें पता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर इसका सॉल्यूशन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि वो रिएक्टेंट की किसी भी कंसंट्रेशन की 0 रेज टू पावर पे डिपेंड करता है, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो ये हो जाएगा के कांस्टेंट, और यही तो हमें कांस्टेंट ही तो फाइंड करना है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. ऑल्सो हमें बाय डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बाय डेफिनेशन of rate of reaction, the rate of reaction is equals to change in the concentration of the reactant upon change in time, ठीक है. अब change in concentration क्या थी? पहले कितनी थी? पहले थी 1.5, बाद में कितनी हो गई? 0.75. कितने टाइम में हुआ ये? 120 सेकेंड्स में, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा दिस विल बी 0.75 अपॉन 120, ठीक है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट इधर चला, अपॉन 0 है, 12 के टेबल पे कैंसिल कर रही हूँ मैं, ठीक है. 10, ये हो गया 0.06, क्योंकि 12 6
12 6 6 टू 12 72, ठीक है। उसके बाद 30 बचा, तो ये ऑप्शन है, ठीक है, 625 ये। और जो नीचे का 10 है, अभी मेरे पास है 0.0625 अपॉन 10, तो ये जो अपॉन 10 है ये एक और पॉइंट ऐड कर देगा, तो हमारा आंसर रहेगा 0.00625। अब क्योंकि ये किस में 1.5 और 0.75 मोलर में थी ना, मोलर, और मोलर को हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर, और अपॉन में टाइम था तो पर सेकंड भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया रेट, ठीक है। अब रेट ये है, ठीक है, और फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ही रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो आपसे उन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा था, तो दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, के फर्स्ट और सेकंड से हम बता सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के जो है वो भी यही है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.00625 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, हम मैंने क्वेश्चन को देख के ही मुझे पता चल गया था कि इन्होंने हाफ करी है इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। कितने टाइम में? 120 सेकंड में। और रेट, और ये रिएक्शन फॉलो करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये उन्होंने गिवन स्टेटमेंट में ही दे दिया था। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब डेफिनेशन रेट की क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितनी कंसेंट्रेशन चेंज हुई। वो उन्होंने दिया था कि 120 सेकंड में, 120 सेकंड्स में ये हाफ हो रही है, 1.5 से 0.75 हो रही है, ठीक है। माइनस करके हमारे पास ये आ गया, और इसको डिवाइड करके हमारे पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आया, लेकिन उन्होंने हमसे रेट कांस्टेंट पूछा था, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ के, व्हिच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू आवर 11th क्वेश्चन। Question number 11 is anisole undergoes bromination with bromine in ethanoic acid even in the absence of iron 3 bromide catalyst. Options are due to activation of ring by methoxy group, due to deactivation of benzene ring by methoxy group, due to increase in electron density at orthopara position, and due to formation of stable carbocation. Now students, for solving this question आपको anisole क्या है ये पता होना चाहिए। anisole is this is anisole, okay? अब ये क्या करेगा? ब्रोमीन इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन ही हो रही है बेसिकली, ठीक है, बट हमारा पैरा पोजीशन वाला जो कंपाउंड है वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। दिस विल बी अवर मेजर कंपाउंड, दिस विल बी माइनर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। अब मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है? देखो, मिथॉक्सी ग्रुप में जो हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, वो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाद में ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको रेजोनेंस तो करनी आती होगी, ठीक है, नहीं भी आती तो देख लो साथ के साथ, ठीक है। अब ये इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते ही जाएंगे, ठीक है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से हमारी रिंग जो है वो एक्टिवेट हो रही है ड्यू टू मिथॉक्सी ग्रुप। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इन्हीं की वजह से एक्टिवेशन हो रही है। सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 12th, व्हिच इज question number 12th is which of the following is not considered as transition element? Options are scandium, silver, vanadium, zinc. Now students, the answer is very easy, that is zinc, because जब transition element की जो definition है, that is the elements which have incomplete d orbitals। तो इन सब में से जिंक का जो d orbital है ये तो complete है, 3d10 4s2, ठीक है, आगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। So the answer by definition is zinc, because definition of transition element says that the elements which have incomplete 3d orbitals or incomplete d or f orbitals, तो इसका तो complete है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। Now this was for visually challenged learners and this is for others who are able to see through the diagram। So इनमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। The trend of which property is given in the graph? आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
और यहाँ पे ये ट्रेंड है, बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी का ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है, लास्ट में जाके थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है और किस प्रॉपर्टी का है, देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ है रेडियस पर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियाई का ही ट्रेंड है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का नहीं है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट का नहीं है, दिस इज फॉर एटॉमिक रेडियाई के साइड पे उन्होंने जो इसकी यूनिट दे रखी है ना, रेडियस पर मिलीमीटर, तो ये एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, डिक्रीज करता है, सेंटर में मैंगनीज आयरन कोबाल्ट का ऑलमोस्ट सेम होता है, लास्ट में जाके सडन इंक्रीज हो जाता है जिंक में थोड़ा सा, ओके। सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज given below are assertion and reasoning, two statements. Now assertion is alcohol react both as nucleophile and as electrophile. Reasoning, carbon oxygen bond is broken when alcohols behave as nucleophile. Now students, इनमें से if अगर दोनों statements true हैं, हमें पता है assertion reasoning में क्या होता है, अगर if A is true and R is true and R is the correct explanation, then हम option A पे टिक करेंगे. If A is true, R is true, but this reasoning is not the correct explanation, then we will select option B. If A is true, but R is false, ये R false है, ठीक है, then we will tick at option C. If A statement is false and R is true, then we will tick at option D. Now students, इस केस में alcohols they react both as nucleophile and as electrophile. This statement is true. But this statement is false, that carbon oxygen bond is broken when the alcohol behave as nucleophile. This is false because जब भी ये nucleophile के साथ अटैच होगा, ठीक है, आगे यहाँ पे H हो सकता है, ठीक है, पूरी चेन है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज H पॉजिटिव इसके साथ आके अटैच करता है, ठीक है, यहाँ आके अटैच करेगा, तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए ना अपने, ठीक है, एक तरह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये ब्रेक नहीं करेगा ये बॉन्ड अब, ठीक है, तो ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. क्लियर? सो अवर ऑप्शन इज विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, बिकॉज assertion is true but reasoning statement is false. So C option correct. I'm moving on to question number 14, which is question number 14 is also an assertion reasoning question, and it is strong oxidizing agents oxidize toluene to benzoic acid, toluene and its derivative into benzoic acid. Reasoning, it is possible to stop oxidation of aldehyde stage with suitable reagents. Now students, सबसे पहले तो toluene आपको पता होना चाहिए. It is the end of the year and I'm sure most of you must be familiar with what is toluene. This is toluene. Toluene and its derivative into benzoic acid with the help of strong oxidizing agent. This statement is true. It is possible to stop the oxidation at aldehydic stage with certain reagents. This is also true. See, हम इसको एल्डिहाइडिक स्टेज तक भी रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4, ठीक है, बेंजीन और CCl4. और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4, तो ये डायरेक्टली ही उसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है, ये एल्डिहाइड स्टेज तक रुकेगा नहीं, ठीक है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं विद सर्टेन रिएजेंट्स up to aldehydic stage. Now students, both the statements are true, but this statement is not the correct reasoning. So our option, which option will go? Option B will be the right option, because assertion is also true, reasoning is also true, but it is not the correct explanation. So option B. Moving on to question number 15, which is given below are the two statements for assertion and reasoning. Assertion statement is enzymes are very specific for a particular reaction and particular substrate. This statement is true because जो enzymes हैं वो lock and key mechanism follow करते हैं, lock and key mechanism. Since there is only a one key for only one particular lock, so it is said that enzymes are very specific for particular substrate. Now the reasoning is enzymes are biocatalysts. Now this statement is true, but this statement is not the correct explanation. It is not the correct explanation for the assertion. So our option B will be there as an answer, because assertion is true, reasoning is true, but reason is not the correct explanation. Moving on to question number 16, which is assertion is during electrolysis of copper sulfate aqueous using copper electrode, hydrogen gas is released at cathode.
Reasoning is electrode potential of copper to positive conversion into copper solid is greater than hydrogen positive ion into hydrogen gas. Now students, reasoning statement is true. This is true that copper positive to positive को copper positive में convert करना आसान है क्योंकि इसका electrode potential ज़्यादा है. अब अगर इसका electrode potential ज़्यादा है तो copper ही deposit होना चाहिए, लेकिन first statement में लिखा है कि deposit क्या होगा, hydrogen. तो ये statement हो गई false. Okay, so our assertion is false and reasoning is true. So option D is the correct option because D option जो है वो इसीलिए हम select करते हैं when assertion is false but reasoning is true. So moving on to our question number 17, which is section B, 17th question. A radioactive decay follows first order kinetics. The initial amount of the two radioactive substances is 1 gram each. What will be the ratio of X and Y after 2 days if their half lives are 12 hours and 16 hours respectively? ये A part है, पहले हम A part solve करते हैं. Now students, we know that the half life period of first order kinetics is irrespective of the presence of initial concentration. बट फिर भी उन्होंने हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन बता दिया 1 ग्राम दोनों की. ठीक है, अब देखो X और Y. ठीक है, दोनों की इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 ग्राम थी. ठीक है, अब उन्होंने X का जो हाफ लाइफ पीरियड है, T हाफ है, वो है 12 आवर्स. मतलब 12 आवर्स में ये 1 ग्राम का हाफ हो जाएगी. ठीक है, और ये इसका हाफ लाइफ पीरियड बताया उन्होंने 16 आवर्स. ठीक है, ये 16 आवर्स में हाफ होगी. अब देखो 2 डेज के अंदर कितने 12 के पार्ट्स होंगे. देखो 12 + 12 + 12 + 12. 2 डेज में 48 आवर्स होते हैं. 12 + 12 24, 12 + 12 24, 24 + 24 48. हमें 48 आवर्स में ही देखना था ना. तो इट मीन्स X वाला जो रिएक्टेंट है वो 2 डेज के अंदर 4 बार हाफ लाइफ पीरियड अंडरगो करेगा. ठीक है, उसके 4 हाफ लाइफ पीरियड्स हैं. तो इट मीन्स ये इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, पहले की जब पहली बार हुआ होगा. ठीक है, फर्स्ट बार हाफ लाइफ पीरियड इसका होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन 1/2. नेक्स्ट टाइम हुआ तो 1/2 का भी 1/2 विच इज 1/4. उसके बाद 1/2 का भी 1/4 का भी हाफ. ठीक है, फिर उसके बाद 1/8 का भी हाफ. ठीक है, तो ये हो गया 1/16. ठीक है, दोबारा देख लो. पहला हाफ लाइफ पीरियड में इसकी 1 का 1/2 हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में हाफ का भी हाफ. फिर उसके बाद जितनी बार हाफ लाइफ पीरियड होगा उतनी बार हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, या फिर कह लो कि 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब ये इसकी कंसेंट्रेशन तो हो जाएगी 1/16 ग्राम. अब इसका देखते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि 2 डेज के अंदर 48 आवर्स ही होते हैं और 48 आवर्स को हम लिख सकते हैं 16 + 16 + 16. ठीक है, तो जो Y वाला रिएक्टेंट है ये 3 बार हाफ लाइफ अंडरगो करेगा. ठीक है, तो पहली बार जब करेगा हाफ लाइफ पीरियड, उस हाफ लाइफ अंडरगो करेगा तब इसका 1 का भी 1/2 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वाला हाफ लाइफ पीरियड है तो हाफ का भी हाफ. ठीक है, नेक्स्ट बार हाफ लाइफ पीरियड है तो 1/4 का भी हाफ. ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन होगी 1/8. ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा क्या, उन्होंने पूछा कि इनकी रेशो बतानी है कि X रेशो Y बतानी है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, X की कंसेंट्रेशन है 1/16, Y की कंसेंट्रेशन है 1/8. इसको जब हम मैथ्स करेंगे 1/16 × 8/1 ये आ गया 1/2. ठीक है, तो रेशो आ गई X रेशो Y हो गई 1:2. ठीक है, क्लियर है. ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, यू कैन पॉज दिस एंड टेक द स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन. क्लियर. Now I am erasing this and moving on to the second part of this question, which says hypothetical reaction P + Q forms R is a half order with respect to P and 0 order with respect to Q. मतलब ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट होगा, इस रिएक्शन का रेट, ये वाली रिएक्शन का जो रेट है दैट इज हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q. तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. तो इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी. देखो अब हमें पता है रेट की यूनिट तो क्या होती है, हमेशा मोल्स पर लीटर पर सेकंड होती है. क्यों होती है, क्योंकि रेट जो है उसकी डेफिनेशन ही यही है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम. अब कंसेंट्रेशन तो है वो मोल्स पर लीटर में होगी, अपॉन में टाइम आएगा तो सेकंड की पावर -1 हो गया. ठीक है, तो इसीलिए रेट की जो यूनिट्स है वो हमेशा कांस्टेंट यही रहती है. ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती है. ठीक है, अब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, उसको मैंने K लिख लिया.
अब यहाँ पे P मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मोल्स पर लीटर में ही होगी, ठीक है, मोल्स पर लीटर, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हाफ आ गया। अब यहाँ पे Q की भी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में ही होगी, लेकिन उसकी रेज टू पावर 0 है, ठीक है, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, ठीक है। अब देखो K ये आ गया मोल्स, अब ये हाफ जो है वो अंदर चला जाएगा, अब यहाँ मैथ चल रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मैथ, ये हाफ इसके पास चला गया और ये आ गया माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मोल्स पर लीटर पर सेकंड, अब हमें K ही डाली है ना, तो ये सब इधर चले जाएंगे, ठीक है, ये इसके डिवाइड में चले गए, ये हो गया मोल हाफ और लीटर माइनस हाफ। अब देखो ये हाफ है, ऊपर जाके ये क्या बना लेगा, इसको मैं इस स्टेटमेंट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मोल हाफ हाफ कैंसिल, ये हो गया हाफ और माइनस हाफ ऊपर जाके प्लस हाफ हो गया, L -1 प्लस हाफ, सेकंड तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस हाफ, क्योंकि ये हाफ है, ऊपर जाके इसकी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आता है। ये तो मैथ ही चल रहा है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस एक्सपोनेंशियल मैथ, ओके, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस आउट फॉर द बायो स्टूडेंट्स। सो नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो आई एम श्योर ये अब तक क्लियर ही होगा। तो ये इसको माइनस करेंगे, एलसीएम है, बेसिकली सिंपली इसका आंसर आएगा हाफ और ये आंसर आएगा लीटर्स का माइनस हाफ, सेकेंड का माइनस हाफ। सो दिस इज द राइट आंसर, द यूनिट इज मोल्स हाफ, लीटर माइनस हाफ, सेकेंड माइनस हाफ। मैं फिर से आपको सम अप कर देती हूँ, देखो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था कि प्रोडक्ट जो है सॉरी P प्लस क्यू फॉर्म्स R और विद रिस्पेक्ट टू R उसका ऑर्डर हाफ था और Q के विद रिस्पेक्ट टू 0 था। तो मैंने सिंपली इसकी K की यूनिट्स हमसे पूछा था, ठीक है, रेट की यूनिट लिख दी, पहले तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी, ठीक है, फिर रेट की यूनिट हमें पता है, कंसंट्रेशन की यूनिट हमें पता है, एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, उसके बाद इधर चली गई डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से जब ऊपर आई तो साइंस इन्वर्ट हो गए, साइंस इन्वर्ट हो गए तो एलसीएम लेके प्योर मैथ्स हमने करके हमारे पास आंसर आ गया मोल्स की पावर हाफ, लीटर की पावर माइनस हाफ, सेकेंड की पावर -1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 which is a 5% solution of sodium sulfate .10H2O molecular weight 322 is isotonic with 2% solution of non-electrolyte non-volatile substance X. Find out the molecular weight of X. Now students, यहाँ पे हमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट जब ब्रेक डाउन होगा मतलब डिसोसिएट करेगा Na2SO4 डिसोसिएट करके 2Na पॉजिटिव के आयन बनाएगा और एक सल्फेट का आयन बनाएगा, सल्फेट 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो हमें पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो हमने π1 इज इक्वल्स टू π2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशंस, ओके। नाउ π1 इज I इज वांट ऑफ फैक्टर IC1RT इक्वल्स टू C2RT। अब देखो टेम्परेचर दोनों का सेम ही है और R इज गैस कांस्टेंट, वो भी दोनों के लिए सेम ही होगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, लेकिन I वांट ऑफ फैक्टर्स सोडियम सल्फेट का है 3, बिकॉज ये 3 यू कैन से एटम्स में या आयंस में डिसोसिएट कर रहा है, 3 आयंस में डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का अमाउंट ऑफ फैक्टर 3 है, लेकिन जो सेकंड X वाला हमारा कंपोनेंट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, तो जब डिसोसिएट नहीं करेगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 ही है, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, वो जितना है वो उतने की तरह ही एक्ट कर रहा है। लेकिन सोडियम सल्फेट यहाँ पे तीन की यू कैन से 3 चीज़ों की या तीन तरह से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। सोडियम सल्फेट एक सोडियम सल्फेट की तरह काम नहीं करेगा सॉल्यूशन में जाके, वो 2 सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन की तरह काम करेगा, तो टोटल 3 चीज़ें हो गई बिकॉज ऑफ 1 सोडियम सल्फेट एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का वांट ऑफ फैक्टर 1 ही होगा हमेशा। अब यहाँ पे देखो आपको 5% सॉल्यूशन बोला गया, ठीक है, 5% सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम लेंगे, परसेंट में 100 होते हैं ना, अगर हम 100 ग्राम ये लेते तो उसमें 5 ग्राम आता, तो हम जब 1000 ग्राम लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी हुआ है तो इधर भी हो जाएगा, तो 50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मास आ गया 50 ग्राम्स और ये है 2% सॉल्यूशन। तो 2% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम्स हम लेते हैं
टोटल सॉल्यूशन, तो उसमें 2 ग्राम इसके होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, तो 1000 ग्राम में कितने होंगे 20, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि मैं 1000 ग्राम ही क्यों बार बार 1000 में क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी या मोलैलिटी भी हम देखें तो उसमें 1000 ग्राम यूज होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन में 1000 ग्राम सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू 1000, क्योंकि मैंने 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंसिडर किया था, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, मोलैरिटी का, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। आप मोलैरिटी भी कर सकते हो क्योंकि तब भी 1000 ही आएगा, ठीक है। तो मास इन ग्राम 50 अपॉन मोलर मास, इसका तो दिया हुआ 322, इसका मोलर मास हमें पता नहीं है, ठीक है, उसको mm डैश मान लिया हमने, ठीक है। 1/1000 दोनों से कट हो जाएंगे, ठीक है। 50 और 20 का 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बस उसके बाद तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये mm उधर चला गया और ये सारा पार्ट इधर आ गया, ठीक है। 322 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला गया, 3 और फिर 5 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गए, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके 644 आया, 5 × 3, ठीक है, 5 से कट किया, 5 से डिवाइड किया 128.8, उसके बाद 3 से डिवाइड किया 42.9, ये आ गया हमारा मोलर मास ऑफ दिस, ग्राम पर मोल, ये आ गया मोलर मास ऑफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 19th, which is 19th question, A part, arrange the isomeric dichlorobenzene in the increasing order of their boiling and melting point. So we will solve this part first. क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि डाइक्लोरोबेंजीन है आइसोमेरिक, आइसोमेरिक मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास टोटल में सेम ही है, कंपोजिशन भी सेम है, बट पोजीशनिंग अलग है एटम्स की, ठीक है। अब पोजीशनिंग अलग कैसे होगी, देखो मेटा, ऑर्थो, पैरा, यही 3 पोजीशंस हैं, यही तीनों आइसोमर्स पॉसिबल है। इसमें से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के। अब जो इंक्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा पैरा का है, पैरा का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था ना, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब 2 पैरा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल वेल पैक हो सकते हैं, ठीक है, आगे के आगे आगे के आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो दे हैव, बिकॉज पैरा आइसोमर इज symmetric and it can be well packed, that's why its melting boiling point is more. ऑर्थो में जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा इजीली पॉसिबल है एज कम्पेयर टू मेटा, ओके। तो सबसे कम, और इनमें पैकिंग भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, इसके साथ हम एक और इसका मॉलिक्यूल रख रहे हैं तो बीच में गैप आ रहा है, ठीक है, यहाँ गैप मिनिमम है, ये जितना ज्यादा क्लोजली अटैच हो सकते हैं, इसलिए पैरा आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिक स्ट्रक्चर एंड वेल पैकिंग, and ortho has, as compared to that, has less because of less symmetric structure, but meta से इसका थोड़ा ज़्यादा था because यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है वो पॉसिबल है इसके कंपैरिजन में, यहाँ डिस्टेंस दूर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो हम सबसे पहले पैरा लिखते, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, explain why electrophilic substitution reaction in haloarine occur slowly and require more drastic condition as compared to those in benzene. Now students, आपको haloarine पता होना चाहिए क्या है। haloarine क्या होता है, हेलोजन एटम लगाओ और अराइल रिंग लगियो, बेंजीन रिंग लगियो, ठीक है, एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। अब हमें पता है बेंजीन और हेलोअरीन्स जो हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग और बिलो द रिंग अवेलेबल है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही अंडरगो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शंस है जिनमें इलेक्ट्रोफाइल्स आके अटैक करते हैं, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, I will attach the link of that video, you can check this video afterwards, students. So electrophiles are those which are get attracted towards electrons. So electrons but obvious है रिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट आपको क्वेश्चन ये बोला गया कि हेलोअरीन्स जो है उनकी रिएक्शन स्लो होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन, ऐसा क्यों? इसका रीजन है जो हेलोअरीन है उसमें हेलोजन की प्रेजेंस की वजह से उसका माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो रेजोनेंस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेंजीन और हेलोअरीन का, ठीक है। तो बेंजीन में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन हेलोअरीन में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3rd स्ट्रक्चर, 4th स्ट्रक्चर, 5th स्ट्रक्चर।
एंड इवन फर्स्ट स्ट्रक्चर ये भी क्या कर रहा है, इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है रिंग में, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कम तेजी से जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन के स्ट्रक्चर, और लास्ट हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस का ये है, ठीक है। तो तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन हेलोरीन में ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। सो मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 20 विच इज out of para-tolualdehyde and para-nitrobenzyaldehyde, which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction and why? Now students, this is the answer because हमें पता है para-tolualdehyde का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और para-nitrobenzyaldehyde का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब सिंस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इज उसके ऊपर तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो न्यूक्लियस लविंग है, वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी की तरफ जाएगा, जो कि बेंजीन रिंग में कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप। देखो नाइट्रो ग्रुप जो है वो उसका माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस आर इफेक्ट भी है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल जिस कार्बन पे वो अटैच्ड है उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, और माइनस आर की वजह से रिंग के बाकी पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे भी जो कार्बन है उन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपने आंसर में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं फॉर गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ इन स्ट्रक्चर्स की रेफरेंस देके जब आप आंसर बताओगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ओके। अदरवाइज आप सिर्फ लिख भी सकते हो कि दिस para-nitrobenzyaldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reaction because of the minus I effect and minus R effect of nitro group, okay. And this para-tolualdehyde is less reactive towards nucleophilic addition reaction because in nucleophilic addition reaction nucleophile wants to attach to the इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ये दिस मिथाइल ग्रुप हैज प्लस साइड इफेक्ट, तो इसीलिए ये थोड़ा लेस फास्ट होगा या लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव तो यही हो गया ना, para-nitrobenzyaldehyde। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2,4-dinitrophenyl reagent, 2,4-DNP reagent। सो स्टूडेंट्स 2,4-DNP ये है, इसका आपको बच्चे लर्न ही करना पड़ेगा फॉर्मूला, दिस 2,4-DNP, ओके। सो दिस इज 2,4-DNP, ठीक है। आपको पता है ये हमने कीटोन्स की और एल्डिहाइड्स की हमने जब एडिशन रिएक्शंस करी थी तो वहाँ पे था ये, ठीक है। हाइड्राजीन अटैच होता था पहले, ठीक है, उसके बाद आगे आगे हाइड्रोक्सिल अमाइन अटैच होता था, ठीक है। सो ये 2,4-DNP जो है ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एक तरह से यहाँ से कंडेंसेशन भी कह सकते हो आप, कंडेंसेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और कीटोन का ऑक्सीजन वाटर बन के, ठीक है, और ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ओके, क्लियर। मूविंग ऑन टू द और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग बेंजीन इनटू M-nitrobenzaldehyde and B part is bromobenzene into benzoic acid. Now the solution of first part is this, benzene into M-nitrobenzaldehyde। Students ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। We know that when we will treat it in the presence of aluminium chloride and copper chloride with carbon monoxide and HCl, now this is Getterman-Koch reaction, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट Getterman-Koch reaction ही है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, इसके बाद हम इसकी क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हमें पता है जब हम दोनों ही कंसनट्रेटेड यूज करेंगे एसिड तो इसकी प्रेजेंस में NO2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे जाके
अटैच हो जाएगा मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे ही क्यों अटैच होगा? बिकॉज हमें पता है जो बेंजल्डिहाइड में जो ये ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, जब हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके, तो सिर्फ मेटा पोजीशन ही रह जाएंगी जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा। और हमने नाइट्रो NO2 पॉजिटिव का अटैक करवाना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे थोड़ी ना जाएगा, वो तो यहाँ पे जाएगा ना मेटा पोजीशंस पे। तो इसीलिए हमारे पास ये रिएजेंट ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दोबारा देख लो, पहले हमारे पास बेंजीन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन करवा दी इसकी। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, दिस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यही है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो तब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का आपने दे देना पार्ट। ठीक है, वंस वी हैव फॉर्म्ड अवर बेंजल्डिहाइड, उसके बाद उन्होंने बोला एम मेटा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजीन चाहिए हमें मेटा पोजीशन पे। तो क्योंकि हमें पता है बेंजल्डिहाइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे अपना इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा रेजोनेंस की वजह से, माइनस आर इफेक्ट इसका है, तो जिसकी वजह से अब हमारे पास NO2 ग्रुप सिर्फ मेटा पे ही जाके लगेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अब वंस वी हैव टेकन ब्रोमोबेंजीन, हम इसमें मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही क्यों बनाया, आप सोचोगे क्या मैम आपको कैसे पता कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के करना, और मेथड से भी कर सकते हैं। देखो आप क्वेश्चन देखो, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना मतलब एक 1 कार्बन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले सिर्फ बेंजीन है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में तो लास्ट में बेंजोइक एसिड ये होता है ना, ये हमारे पास सिर्फ बेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन अगर ब्रोमीन लगाना है तो। ठीक है, बाद में ब्रोमीन हटा के इन्होंने क्या बोला, COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 कार्बन और इंट्रोड्यूस जब हम करवाते हैं तो सेफली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐड करेंगे तो कार्बन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम रिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रोमोबेंजीन में मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर। ठीक है, ईथर ले लेना हमने एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच जाएगा। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवानी है इसके साथ, वो आपको पता है यहाँ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलैरिटी वी नो। ठीक है, यहाँ से जब ये अटैक करेगा, ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप जो है ये रिलीज हो जाएगा, OH इसके साथ आ जाएगा, MgBrOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो KOH है इसमें KOH का OH पार्ट इसके साथ लगा है और ये एज इट इज उठ के यहाँ पे इसके साथ आया। ठीक है, clear है? You can take the screenshot of this. Now with this section B is completed. Moving on to section C of this sample paper.